हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि झारखंड वस्तुनिष्ठ यानी झारखंड का एमसीक्यू कराया जा रहा है मनीष रंजन सर के बुक से। बहुत ही अच्छा ये बुक है। इसमें अच्छा प्रश्न पूछा गया, जो भी प्रीवियस ईयर में लाया गया क्वेश्चन पूछा गया है वो भी इसमें ऐड किया गया है। देखिए अभी तक इसमें क्या क्या करा चुके हैं हम, तो इसमें से चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक करा चुके हैं। आज हम क्या कराएंगे, चैप्टर नंबर 8 जिसमें लिखा है जमीन संबंधी कानून। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। इसमें प्रीवियस कई एग्जाम में झारखंड में जो हुए पूछा गया, और जेपीएससी में भी पूछा गया कई बार यहाँ से प्रश्न। चलिए देखते हैं। और चैनल पर आप पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए आप लोग। चलिए देखते हैं, शेयर भी कर दीजिए अपने तरफ से, दो लोग को कर सकते हैं आप लोग तो कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को कब सौंपी गई थी? तो इसका आंसर होगा डी। 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को सौंप दी गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में कहाँ के राजा ने अंग्रेज कैप्टन कैमेक के आगमन का विरोध नहीं किया था? इसका आंसर होगा बी, सिंहभूम में। तो जो होता है सिंहभूम के जो राजा थे, अंग्रेज कैप्टन कैमेक के आगमन का विरोध इन्होंने नहीं किया था। और खड़गडिहा, पलामू, छोटानागपुर के लोग राजा जो थे उन्होंने विरोध किया था इसके आने का। राजस्व का भुगतान चतरा के कलेक्टर को कब तक किया जाता था? तो इसका आंसर होगा सी, 1799 तक किया जाता था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारतीय एजेंट की नियुक्ति जिलों में की गई और उसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? तो इसका आंसर भी मुर्शिदाबाद में रखा गया था। राजस्व जिलों की निगरानी हेतु किसकी नियुक्ति की गई थी? तो इसका आंसर होगा ए, अमील की नियुक्ति की गई थी, अमील कहेंगे। नेक्स्ट, 18 सितंबर 1789 में लिए गए अंतिम संकल्प में कहाँ के राजा के लिए प्रेजेंट फुटिंग शब्द का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, नागपुर में किया गया था। 4 जून 1809 ईस्वी को थाना व्यवस्था लागू कर दी गई, जिसका नियंत्रण, तो इसका आंसर होगा बी, रामगढ़ मजिस्ट्रेट के अंतर्गत था। अब आते हैं नेक्स्ट, स्थानीय जमींदार एवं जागीरदार, इसमें क्या फील किया जाएगा? भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक या दावा नहीं करते थे। तो क्या होगा? भूईहरी, मुंडारी, खूंटहरी, ये तीनों लोग क्या करते थे? भूमि पर किसी प्रकार कोई हक या दावा नहीं करते थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर क्या अभी बताएं? डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व की प्राप्ति के लिए किस अधिनियम का प्रयोग किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका आंसर कभी रेगुलेशन अधिनियम 1793 का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, निम्न में से किसके नेतृत्व में सन 1862 में भूईहरी सर्वे आरंभ किया गया? आंसर होगा इसका ए, बाबू राखलदास हल्दर के नेतृत्व में किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा। प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत कब छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रेसिडियोट एक्ट लाया गया? कौन सा एक्ट लाया गया? तो छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रेसिडियोट एक्ट लाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा टी, 1879 में लाया गया था, यानी 1879 में। नेक्स्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ? इंपॉर्टेंट है ये सब। तो इसका आंसर होगा सी, 1885 यानी 1885 में क्या हुआ था? बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था 1885 में। सन 1902 में पहला सर्वे कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर से प्रारंभ हुआ था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर सी, 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया? ये भी पूछा गया है। तो इसका आंसर है जॉन हॉफमैन ने ब्लूप्रिंट तैयार किया था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में 19 अध्याय हैं और कितने धाराएं हैं इसमें? तो इसमें 271 धाराएं हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में। अध्याय 1 के तहत इस अधिनियम का विस्तार झारखंड के किन क्षेत्रों में होगा? तो आंसर होगा डी, ए और बी दोनों में, यानी उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र में और दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र में, दोनों जगह होगा। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अध्याय 1 में निम्न में से किसे परिभाषित नहीं किया गया है? आंसर क्या होगा? डी होगा, महाजन में परिभाषित नहीं किया गया इन लोग को। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अस्थायी भूधृति का अभिप्राय क्या होता है? वह भूमि जो, तो इसमें क्या भरा जाएगा? ए, वंशगत है, उसी को कहते हैं। इंपॉर्टेंट भी प्रश्न हो सकता है आप लोग के लिए।
कौन सा बताएं अभी, ए इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हुए हैं एवं लगान चुकाता हो, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, 5 है। तो देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की 5 धारा में, मतलब 5वें धारा में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए धारण किए हो या लगान चुकाता हो, इसमें इसकी बात कही गई है। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 8 में किसका उल्लेख किया गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा डी, बी और सी दोनों का उल्लेख किया गया है। किसका किसका, मुंडारी का और खूट कट्टीदार का, ये दोनों का उल्लेख किया गया, तो आंसर होगा डी। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की अध्याय 3 में किसका उल्लेख किया गया है, तो आंसर होगा भूधारक का किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये सब। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 10 में क्या उल्लेख है, तो इसका आंसर होगा किसी भूयिहर की जमीन के लगान में वृद्धि नहीं होगी, यही इसका उल्लेख किया गया इसी धारा में। नेक्स्ट देखते हैं 24। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार करता है तो अंतरित उपभोक्त के पास आवेदन कर सकता है, तो आंसर होगा बी, 11वें धारा में यह उल्लेख किया गया है। ये सारा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये भूमि संबंधी कानून से सब है, तो आप लोग इसको देखते जाइए, ध्यान से 1-2 बार जरूर देखिए इसको। इस धारा में यह उल्लेख है कि धारा 11 से किसी जमीन की रजिस्ट्री होने पर भी भूस्वामी उस पुनः ग्रहणीय जमीन को वापस ले सकता है, तो आंसर होगा डी, 15 में बताया गया है, यह उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के लिए किस अध्याय में रैयत शब्द को परिभाषित किया गया है, आंसर होगा 4, इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 4 में रैयत शब्द को परिभाषित किया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत किसी रैयत का अधिभोगाधिकार हो उस भूमि पर, तो इसमें भरा जाएगा डी, 12 वर्ष न तो खेती की हो और न ही उसे धारित किया हो, ये पूछा गया हुआ प्रश्न है। बंदोबस्त रैयत की परिभाषा किस धारा में दी गई है, तो आंसर होगा 17 में। तो बंदोबस्त रैयत की परिभाषा जो है 17 धारा में दी गई है। संथाल परगना भूधारण यानी अनुपूरक उपबंध जिसे कहते हैं, अधिनियम कब पारित हुआ था, आंसर होगा डी, 1950 में ये पारित हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। धारा 24 एवं 36 यानी धारा 24 एवं 36 तक किसका उल्लेख किया गया है, आंसर होगा डी, इनमें से सभी का उल्लेख किया गया है। किसका किसका, लगान का निर्धारण करना, जोत का बंटवारा करना और लगान वृद्धि या कमी का कारण बताया गया उसमें। अब देखते हैं 31 नंबर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 5 में किसका उल्लेख किया गया है, आंसर होगा ए, खूट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयतों का उल्लेख किया गया अध्याय 5 में। और ये सब आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा इसी MCQ से ही। नेक्स्ट, अनधिभोगी रैयत और उसके भूस्वामी के बीच करार पर लगान की दर तय की जाएगी, जिसका उल्लेख किस धारा में किया गया है, तो आंसर कभी धारा 38 में इसका उल्लेख किया गया है। अनधिभोगी रैयत को बेदखल किए जाने का आधार कितने दिनों के अंदर पिछले 2 वर्षों का लगान चुकाने में असफल रहने पर होगा, आंसर होगा डी, 90 दिनों। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में छूट प्राप्त भूमियों के संबंध में उल्लेख मिलता है, आंसर होगा सी, 43 यानी 43। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 45 के तहत किसका उल्लेख किया गया है, आंसर होगा बी, भूस्वामी प्रत्येक दिए हुए पट्टे की शर्तों के अनुरूप एक प्रतिलेख पाने का हकदार होगा। छोटा नागपुर अभिधृति अधिनियम कब पारित हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, डी हुआ, 1969 में पारित हुआ। 1969 में क्या हुआ, छोटा नागपुर अभिधृति अधिनियम पारित हुआ था। न्यायालय आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध का निम्न में से किस धारा में प्रावधान है, तो इसका आंसर होगा बी, 47 यानी 47वें धारा में इसको प्रावधानित किया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूयिहरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है, आंसर होगा 48 में।
निम्न में से किसके द्वारा भूयिहरी कुटुंब के किसी व्यक्ति को उसके भूधृति का विक्रय, दान, विनियम, विल द्वारा अंतरित करने की अनुज्ञा देने वाले नियम बनाए जा सकते हैं? आंसर डी, राज्य सरकार। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 11 में क्या प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। बी में दिया गया है लगान के बारे में साधारण अंतरण। अब 41 नंबर पे आइए। भुगतेय नगद लगान किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही में 4 समान किस्तों में देय होगा और इसका किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो आंसर होगा 52 में। तो भुगतेय नगद लगान किसी वर्ष की प्रत्येक तिमाही में 4 समान किस्तों में देय होगा, इसका जो है 52वें धारा में प्रावधान किया गया है। लगान या उस पर देय ब्याज या दोनों के भुगतान करने पर रसीद प्राप्त होगी। अगर रसीद नहीं मिलती है तो किसके शिकायत की जा सकती है? तो इसका आंसर है उपायुक्त से शिकायत की जा सकती है। आते हैं नेक्स्ट। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत किसी वर्ष में लगान का भुगतान नहीं होने पर प्रतिवर्ष अधिक से अधिक, तो इसका आंसर भी 6.25% साधारण ब्याज लगेगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 61 यानी धारा 61 में प्रावधान किया गया है कि वस्तु रूप में देय लगान का रूपांतरण होगा। बंजर भूमि के बंदोबस्त का प्रावधान किस अध्याय में किया गया है? तो आंसर होगा 9। तो 9 अध्याय में क्या किया गया? बंजर भूमि के बंदोबस्त का प्रावधान। महत्वपूर्ण है ये। किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक को उपायुक्त की आज्ञा से भूमि की कोरकर में परिवर्तित करने का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो आंसर होगा 64 में। किसमें? तो धारा 64 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, कोरकर में संपरिवर्तित भूमि पर पहले कृषि वर्ष की फसल की कटाई के 4 वर्ष के बाद तक लगान देय नहीं होगा। अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। इसका आंसर क्या होगा? 4 वर्ष। किसके आदेश के बिना किसी भी काश्तकार को काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा डी, उपायुक्त के आदेश के बिना ये कार्य नहीं किया जा सकता है। किस धारा में यह प्रावधान गया है कि यदि प्रतिवादी समय के अंदर प्रतिकर का भुगतान कर दे तो उसकी बेदखली रद्द की जा सकती है? तो आंसर होगा सी, 69 धारा में किया गया ये बात। नेक्स्ट, धारा 71 के ख के तहत कपटपूर्ण तरीके से किस धारा का उल्लंघन करते हुए कोई भूमि अंतरित करने की स्थिति में 3 वर्ष की सजा या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों देय होने का प्रावधान किया गया है? तो आंसर होगा धारा 46 के तहत। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि किसी संपदा, भूधृति या मुंडारी, खुट कट्टीदार काश्तकारी के प्रत्येक भूस्वामी को इनकी माप करने का अधिकार होगा? आंसर होगा डी, 75 में बताया गया है ये सब बातें। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 11 में क्या उल्लेख किया गया है? इसको जानना जरूरी है। आंसर होगा बी, रूढ़ी और संविदा का उल्लेख किया गया है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 11 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में अधिकार अभिलेख और लगानों के निर्धारण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो आंसर होगा इसका ए, 12 अध्याय में ये बात कही गई है। किस धारा में यह उल्लेख है कि राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने का आदेश दे सकेगी? तो आंसर होगा बी, 80। तो धारा 80 में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने का आदेश दे सकेगी। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 85 में क्या प्रावधान किया गया है? देखते हैं क्या दिया गया ऑप्शन में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, राजस्व अधिकार द्वारा लगान का निर्धारण करना, यही प्रावधान किया गया है। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 92 में यह उल्लेख किया गया है कि अधिकार अभिलेख की तैयारी के क्रम का किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जाएगा। इसका आंसर बता दिए हैं, डी होगा 92। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में यह उल्लेख किया गया है कि राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित लगान कब से लागू होगा? तो आंसर होगा डी, 97 धारा में यह बात कही गई है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में
भूमि संबंधी शर्तें एवं उनके रूपांतरण संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। आंसर होगा अध्याय 13 में। अध्याय की बात कही गई है, अध्याय 13 में कहा गया ये सब बातें। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 106 में यह प्रावधान किया गया है कि राजस्व अधिकारी द्वारा स्थानीय क्षेत्र के विभिन्न भूमि संबंधी शर्तों के लिए एक नियत दर तय होगा। तो इसका आंसर होगा सी 106। 60वें का नंबर का देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अध्याय 14 में क्या प्रावधान किया गया है? आंसर होगा सी। भूस्वामियों को विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख इसमें प्रावधान किया गया। किसमें? अध्याय 14 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में यह उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का पालन होगा? तो आंसर होगा डी। 16वें में बात कही गई है ये। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि उपायुक्त किसी उप कलेक्टर या राजस्व अधिकारी से कोई वाद या आवेदन वापस ले सकेगा? तो धारा 137 में यह बात कही गई है। देखते हैं आंसर क्या दिया है। इसका आंसर होगा बी 137। पट्टे को प्रदान करना, पट्टे को रद्द करना, काश्तकार को बेदखल करना आदि सभी वादों पर केवल, तो इसका आंसर सी होगा, उपायुक्त द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा पारित आदेश को कुर्की और विक्रय से छूट प्राप्त होगी? तो आंसर होगा डी 186 में ये बात कही है। धारा किसमें? 186 में, यानी 186 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में उपायुक्त के कुछ आदेशों के विरुद्ध न्यायिक आयुक्त के पास अपील करने का वर्णन है? तो आंसर होगा ये 215, 216 में। 215 और 216 के धारा में उपायुक्त के कुछ आदेशों के विरुद्ध न्यायिक आयुक्त के पास अपील करने का वर्णन किया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 18 में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया है? आंसर का डी। मुंडारी खुट कट्टीदारों के विषय में विशेष उपबंध किया गया, इसी का उल्लेख किया गया अध्याय 18 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में मुंडारी खुट कट्टीदार काश्तकारियों के अंतरण पर प्रतिबंध का उल्लेख किया गया है? आंसर होगा 239 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि जहां अधिकार अभिलेख न हो वहां लगान के बकाये की वसूलों के लिए भूस्वामी वाद सस्थित कर सकेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी 246 धारा में यह प्रावधान किया गया है। ये सारा बहुत महत्वपूर्ण आ रहा है, सब पढ़ना जरूरी है। इसमें से ये नहीं कि सब आ जाएगा एग्जाम में, लेकिन इसमें से जरूर आएगा, देखिएगा आप लोग, आता भी है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में उल्लेख है कि सभी मुंडारी खुट कट्टीदारी काश्तकारी अध्याय 12 के अधीन तैयार अभिलेख में वर्णित रहेगी? तो आंसर होगा बी 250 की धारा में उल्लेख किया गया ये सब। नेक्स्ट, किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी काश्तकारी या उसकी प्रसंगतियों को किसी विषय पर विवाद होने पर राजस्व अधिकारी के समक्ष वाद में लाया जा सकेगा? तो इसका आंसर क्या देख लेते हैं, क्या होगा? डी हो जाएगा। 252 की धारा में ये बात कही गई है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में संयुक्त भूस्वामी संबंधी प्रावधान किए गए हैं? आंसर होगा बी 257 यानी 257 में धारा में ये बात कही गई है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियम बना सकेगी? आंसर होगा सी। धारा 264 में बताया गया है कि प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियम बना सकेगी। उपायुक्त के कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो इसका आंसर डी 270वें धारा में क्या किया गया? उपायुक्त के कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की अध्याय 8 की कुछ धाराओं को किस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? आंसर होगा 66वें संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है कुछ धाराओं को। सन 1962 में बिहार सरकार ने इस अधिनियम के धारा 46 में
अनुसूचित जाति के साथ साथ जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के लिए भी जमीन अंतरण सुनिश्चित किया। तो इसका आंसर क्या होगा, वही बताया, 1962 हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि जनजातीय भूमि सहित अन्य सभी भूमियों का अंतरण उद्योग, खनिज या इसके सहायक प्रयोजनों के लिए अनुमति देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा 49 में। तो 49वीं धारा में यह प्रावधान किया गया है कि जनजातीय भूमि सहित अन्य सभी भूमियों का अंतरण उद्योग, खनिज या इसके सहायक प्रयोजनों के लिए अनुमति देता है। राज्य सरकार ने धारा 49 में कब संशोधन करके इसे आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्यों के लिए भी वैध कर दिया था। इसका आंसर होगा डी, 2016 में ये सब कर दिया गया था। नेक्स्ट, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में, तो इसका आंसर सी होगा धारा 241 में मुंडारी खुट कट्टीदार को कुछ खास स्थिति में अंतरण की आज्ञा देता है, लेकिन इसके लिए उपायुक्त की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। तो इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो संथाल परगना भूधारण यानी अनुपूरक उपवन जो है अधिनियम 1949 के बारे में जानते हैं, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। संथाल परगना जिले का निर्माण कब हुआ था, तो आंसर होगा डी, 1885 यानी 1885 में संथाल परगना जिले का निर्माण हुआ था। संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था, तो आंसर होगा बी, नरी खंड जो है संथाल परगना का प्राचीन नाम था। संथाल परगना के अंतर्गत भागलपुर एवं वीरभूम जिले के हिस्से सम्मिलित किए गए। इस क्षेत्र का पुराना नाम, तो इसका आंसर होगा सी, जंगल तरी ट्रैक था तथा इसे दामिनी कोह के नाम से भी जाना जाता था। ये दोनों नाम याद रखिएगा, जंगल तरी ट्रैक और दामिनी कोह के नाम से जाना जाता था। तो ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट, संथाल परगना क्षेत्र का मूल निवासी किस जनजाति को माना जाता है, तो आंसर होगा डी, पहाड़िया जनजाति को माना जाता है। संथाल परगना के अंतर्गत आने वाला जागीर या जमींदारी को राजस्व पंजी में, तो इसका आंसर होगा बी, तौजी नंबर से दर्शाया गया है। संथाल परगना क्षेत्र का प्रथम रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया था, आंसर होगा 1872 में पारित किया गया था। नेक्स्ट, तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया था, तो आंसर होगा डी, 1937 में किया था यानी 1937 में। निम्न में से किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का निर्माण किया गया, आंसर होगा गैंजर। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल, तो इसका आंसर होगा डी, 8 अध्याय एवं 72 धाराएं हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जिसे एसपीटी कहते हैं, तो 1949 की धारा 1 के तहत यह कानून निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, यानी गढ़वा में नहीं ये लागू होगा। कहाँ कहाँ लागू हो सकता है, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ में, लेकिन गढ़वा में नहीं होता। आंसर हो जाएगा बी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 2 में किसका प्रावधान किया गया है, तो आंसर होगा बी, ग्राम प्रधान और मूल रैयत की परिभाषा का प्रावधान किया गया है। देखते हैं किस धारा के तहत निश्चित ग्राम के जमाबंदी रैयतों में से कम 2/3 रैयतों की सहमति से उपायुक्त उस ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा, तो आंसर होगा सी, 5। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। इसका आंसर होगा बी, 9 के तहत, धारा 9 के तहत यह प्रावधान किया गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में रैयतों के विभिन्न वर्गों के संबंध में प्रावधान किया गया है, आंसर होगा धारा 12 में रैयतों के विभिन्न वर्गों के संबंध में प्रावधान किया गया है। कौन सी धारा में, तो धारा 12 में। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में किस धारा में यह प्रावधान है कि भूस्वामी द्वारा किसी भी रैयत को उसके जोत से बिना उपायुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकेगा, आंसर होगा बी, 14, धारा 14 में ये बात कही गई है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि रैयत को अपने उपयोग के लिए अपनी जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क के
ईंट या खपड़े बनाने का अधिकार होगा, तो आंसर होगा डी। धारा 15 में यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि अनुमति बिना अपने जमीन पर लगा महुआ वृक्ष नहीं काट सकता। मतलब किसकी अनुमति के बिना अपने जमीन पर लगा महुआ का वृक्ष नहीं काटा जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, अनुमंडल पदाधिकारी के अनुमति के बिना। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत अपने या अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजनों के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का भवन बना सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 18। तो धारा 18 में यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 19 में निम्न में से किसका प्रावधान है? तो आंसर होगा ए, जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण का प्रावधान किया गया है। किस धारा में? तो धारा 19 में। यदि जोत के किसी भाग का लगान 3 रुपए से कम होता है तो किसी भी स्थिति में ऐसी जोत का उपविभाजन नहीं होगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 में क्या प्रावधान किया गया है? तो आंसर होगा डी, रैयत के अधिकार का हस्तांतरण का प्रावधान धारा 20 में किया गया है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंध या पूर्ण भोग बंधक से रैयती भूमि का हस्तांतरण तथा उसकी सीमा का उल्लेख है? तो आंसर होगा 21। यानी धारा 21 में गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंध या पूर्ण भोग बंधक से रैयती भूमि का हस्तांतरण या उसकी सीमा का उल्लेख किया गया है। किसकी अनुमति के बाद अपनी भूमि को बदलने की इच्छा रखने वाले बदल सकते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, उपायुक्त के अनुमति के बाद। नेक्स्ट देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 25 एवं 26 में उल्लेख है कि रैयत जोत के विक्रय या दान के हस्तांतरण की प्रक्रिया का वर्णन है, इसमें किया गया है। अब आते हैं हम लोग 103 नंबर के क्वेश्चन पर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई मूल रैयत या ग्राम प्रधान बिना उपायुक्त की अनुमति के अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा? इसका आंसर होगा सी, धारा 29 में यह प्रावधान किया गया है, धारा 29 में। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की अध्याय 4 में किसका उल्लेख किया गया है? आंसर होगा ये, बंजर भूमि एवं खाली जोतों की बंदोबस्ती का उल्लेख जो है अध्याय 4 में किया गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी की सहमति एवं उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ती के प्रयोजन के लिए उपविभाजन नहीं किया जाएगा? आंसर होगा डी, 30 में, धारा 30 में यह उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधान या मूल रैयत या उपायुक्त की राय से बंजर भूमि का समुचित भाग जाहिर स्थान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए बंदोबस्त किया जा सकता है? तो आंसर होगा 34 में, धारा 34 में यह प्रावधान किया गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि गांव के सभी रैयतों को यह अधिकार होगा कि वे अपने मवेशियों को गांव के भीतर अभिलेखांकित चारागाह या वन वृद्धि के लिए छोड़ी गई भूमि पर चरा सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, धारा 37 में यानी धारा 37 में प्रावधान किया गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत भूस्वामी या मूल रैयत या ग्राम प्रधान के द्वारा किसी रैयत को खास तालाब में मछली मारने का प्राप्त अधिकार या सिंचाई के किसी अधिकार में परिवर्तित नहीं कर सकता? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, धारा 40 के तहत भूस्वामी या मूल रैयत या ग्राम प्रधान के द्वारा किसी रैयत को खास तालाब में मछली मारने अधिकार और ये सिंचाई के किसी अधिकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 के तहत उपायुक्त जो है कभी भी अपनी इच्छा से या प्राप्त आवेदन से किसी व्यक्ति को कृषि भूमि का अतिक्रमण करने पर इस अधिनियम के प्रावधानों से बेदखल कर सकता है।
नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 5 में क्या प्रावधान किया गया है? आंसर होगा बी, लगान का प्रावधान किया गया है। महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि वस्तु रूप में लगान वसूल नहीं किया जाएगा या अभिस्वीकृत नहीं किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 43 में यह प्रावधान किया गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में उल्लेख है कि रैयत अपने किसी जोत के लिए लगान की रकम को विनिहित प्रपत्र, डाक, मनी ऑर्डर द्वारा भेजकर भुगतान कर सकता है? तो इसका आंसर होगा सी, धारा 45 में यह प्रावधान किया गया है। निम्न में से किसके द्वारा प्रत्येक रैयत की लगान का लेखा रखा जाएगा? तो आंसर होगा डी, केवल ए और बी दोनों, यानी ग्राम प्रधान, मूल रैयत या भूस्वामी, ये दोनों में क्या किया जाएगा? इसके द्वारा प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रखा जाएगा। तो आंसर बता दिए, डी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि कुछ विशिष्ट कारणों से लगान में कमी की जा सकती है? तो आंसर क्या होगा? ए होगा 50वें धारा में यह प्रावधान किया गया है कि कुछ विशिष्ट कारणों से लगान में कमी की जा सकती है। कानून की किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि कोई भूस्वामी या उसका अभिकर्ता अपने रैयत या ग्राम प्रधान या मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त कुछ और वसूल करता है तो वह दंड का भागी होगा? तो आंसर होगा सी, 52 धारा 52 में यह बात कही गई है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर पर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि किसी गांव का भूस्वामी अपने जोत का प्रयोग भवन निर्माण, किसी धार्मिक अथवा शैक्षिक कार्य, खान खोदने अथवा सिंचाई के प्रयोजन अथवा सरकार की राष्ट्रीय नीति प्रभावी करने हेतु उसके किसी भाग का अर्जन करना चाहता है तो इसके लिए उपायुक्त के पास आवेदन दे सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ए, धारा 53 में ये बात कही गई है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी प्रक्रिया के संबंध में इस अधिनियम में प्रावधान नहीं रहने पर राज्य सरकार नियम बना सकती है? तो आंसर होगा डी, धारा 54 में यानी धारा 54 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि से कोई व्यक्ति बेदखल नहीं किया जाएगा? आंसर होगा ए, धारा 56 में यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि आयुक्त पर्याप्त कारणों से जिन्हें वे लिखित रूप में अभिलेख करेंगे किसी आदेश का जिसे उन्हें स्वयं अथवा उनके पूर्वाधिकारी ने इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार के प्रयोग में दिया हो, पुनर्निरीक्षण कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? धारा 60 में यह प्रावधान किया गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के निम्न में से किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी आवेदन में जो इस अधिनियम के अनुसार उपायुक्त द्वारा संज्ञेय हो, उपायुक्त द्वारा किए गए आदेश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित करने या खारिज करने के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं चलेगा और इस प्रकार का प्रत्येक आदेश अपील और पुनरीक्षण संबंधी इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहकर अंतिम होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका सी, धारा 63 में यह प्रावधान किया गया है। धारा 14 में वर्णित आधार पर रैयत के बेदखली के लिए आवेदन दुरुपयोग संबंधी परिवाद का समाधान तिथि से, तो इसका आंसर 2 वर्षों के भीतर किया जाएगा। जब डेट स्टार्ट होगा उसके 2 वर्षों के भीतर किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, धारा 57 धारा 57 के तहत न्यायाधिकरण या आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील उस तिथि से, तो इसका आंसर होगा डी, 90 दिनों के भीतर किया जा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 के तहत गलत तरीके से भूमि हस्तांतरित की गई हो या किसी व्यक्ति द्वारा जोती जा रही हो तो उसे, तो इसका आंसर भी 3 वर्ष तक कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में बकायों की वसूली का प्रावधान किया गया? तो आंसर होगा सी,
धारा 70 में जो है बकायों की वसूली का प्रावधान किया गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा 1990 में 66 यानी 66वां संविधान संशोधन किया गया। नेक्स्ट, 1990 में 66वें संविधान संशोधन के तहत इस अधिनियम की किस धारा को छोड़कर सभी धाराओं को 9वीं अनुसूची में डाला गया? तो इसका आंसर होगा बी, 53वें धारा को छोड़कर सभी धाराओं को 9वीं अनुसूची में डाला गया। बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया? आंसर होगा 1969 में जो है बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कब राज्य सरकार ने संशोधन कर जमीन मालिक को अपने जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार दिया? आंसर होगा डी, 2016 में। नेक्स्ट, अन्य राज्यों के भूमि संबंधी कानून। अब देखते हैं इसके बारे में। बिहार के कुछ क्षेत्रों में भूमि प्रबंध अस्थायी रूप से कुछ निश्चित समय के लिए किया गया। आगे देखते क्या दिया गया है। एवं कुछ ऐसी भूमि थी जिसका प्रबंधन पूर्णतः सरकार द्वारा किया जाता था। ऐसी भूमि के किस नाम से जानी जाती थी? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, खास महाल के नाम से ऐसी भूमि जानी जाती थी। बिहार में जमींदारी प्रथा उन्मूलन हेतु बिहार भूमि सुधार कानून कब लाया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, 1950 में लाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार की समस्त भूमि पर सरकार का स्वामित्व कब हुआ? तो आंसर होगा सी, 1957 यानी 1957 को हुआ। 1957 ईस्वी के बिहार रियासत काश्तकारी अधिनियम के तहत 1 एकड़ से कम रियासत काश्तकारों को पूर्ण अधिकार दिया गया। 1961 ईस्वी में बिहार भूमि हटबंदी कानून के तहत एक व्यक्ति के पास अधिकतम नहर सिंचित भूमि 20 एकड़ या असिंचित भूमि, तो इसका आंसर सी होगा, 60 एकड़ जमीन रखने की व्यवस्था की गई है। बिहार सरकार द्वारा राज्य में बंटाईदारी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1957 ईस्वी को यानी 1957 को किया गया था। देखिए, बिहार बटाईदार अधिनियम के अनुसार अगर कोई बटाईदार किसी जमीन को 12 वर्ष से लगातार जोत रहा हो तो उस जमीन पर उस बटाईदार का अधिकार होगा। बातें 136 नंबर। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व कानून कब पारित हुआ? तो आंसर हो गए 1901 ईस्वी में पारित हुआ था। स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून कब पारित किया गया था? तो आंसर होगा डी, 1951 में यानी 1951 में किया गया था। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार कानून 1951 के तहत किसानों को 4 नई श्रेणियों में बांटा गया था। निम्न में से कौन सा एक नहीं है? मतलब जितनी श्रेणियां 4 है उसमें से कौन सा नहीं है वही बताना है। तो आंसर होगा बी, जोतदार नहीं है। सीरदार, आसामी, आदिवासी है जो, और जोतदार नहीं होगा। बी आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि हटबंदी कानून कब पारित किया गया? तो आंसर होगा सी, 1960 में पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश में नए राजस्व संहिता 2016 को लागू कर 1901 का भूमि राजस्व अधिनियम निष्प्रभावी कर दिया गया। ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश में कौन सी भूमि व्यवस्था लागू की गई थी? तो आंसर होगा डी, बी और सी दोनों। बी में क्या? माहलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था। आंसर हो जाएगा डी। 1951 में मध्य प्रदेश सरकार ने कानून पारित कर किस राज्य की जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया था? तो आंसर होगा डी, इनमें से सभी, यानी ग्वालियर का, इंदौर का और मालवा का। मध्य प्रदेश सरकार ने भूमि राजस्व संहिता कब पारित की थी? तो आंसर होगा सी, 1959 में की थी। कब? 1959 में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भूमि हटबंदी कानून कब पारित किया गया था? तो आंसर होगा बी, 1960 में किया गया था भूमि हटबंदी कानून। पश्चिम बंगाल ने बर्गादार यानी बटाईदारी से कहते हैं कानून कब पारित किया था? तो आंसर होगा डी, 1950 में पारित किया था। वेस्ट बंगाल स्टेटस एक्विजिशन एक्ट का मुख्य लक्ष्य राज्य और रैयतों के बीच मध्यस्थों को हटाना था। तो इसका आंसर होगा 1953 में। देखिए, वेस्ट बंगाल स्टेट्स एक्विजिशन एक्ट 1953 का मुख्य लक्ष्य था राज्य और रैयतों के बीच मध्यस्थों को हटाना। पश्चिम बंगाल सरकार ने भूमि सुधार कानून कब पारित किया? तो आंसर हो जाएगा सी, 1955 में पारित किया था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता बाद कब उड़ीसा, अब वर्तमान में उड़ीसा कहते हैं, तो उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा स्टेट इवैल्यूएशन एक्ट पारित किया गया? आंसर होगा डी, 1951 को पारित किया गया था।
ओडिशा राज्य सरकार द्वारा प्रथम भूमि सुधार कानून कब पारित किया गया? तो आंसर क्या होगा? बी, 1960 में किया गया था। पूर्व में नाम उड़ीसा था, अब ओडिशा कहते हैं इसको। इजी है तो आप लोग जानते होंगे, इसलिए नहीं बता रहे हैं। अब देखिए, उड़ीसा या ओडिशा सरकार ने किस अधिनियम के तहत राज्य में भूमि चकबंदी अनिवार्य रूप से लागू कर दिया? तो आंसर होगा डी, भूमि सुधार अधिनियम 1972 के तहत लागू किया गया। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आज करा दिए पूरा। अभी तक कितना हो चुका है? चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट करा चुके हैं। आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसका जो जो पब्लिकेशन का बुक है सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं जाके। अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए आप लोग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। कोई भी बुक का और चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। इसको कंप्लीट कराने के बाद उस बुक को लाया जाएगा, ठीक है।